बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज संगठन की समीक्षा पर अहम बैठक करने वाले हैं और पार्टी मुख्यालय में सुबह 10 बजे होने वाली इस बैठक में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी शामिल होंगे। बैठक में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब सहित अन्य राज्य में चुनाव को लेकर के की जा रही तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और इसके अलावा बैठक में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम और संगठन के अन्य मुद्दों पर भी गहन मंथन किया जाएगा। पीएम मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम को पार्टी को मजबूत करने और लोगों से कनेक्ट करने का मंत्र दिया है। पीएम मोदी ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में नितिन नवीन की 65 सदस्यीय टीम से मुलाकात की और पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने विचार साझा किए। सूत्रों के मुताबिक सभी पदाधिकारी ने अपने अपने अनुभव और करियर के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। पीएम मोदी ने सभी की बातों को धैर्यपूर्वक सुना और फिर सबके साथ अपने संगठन महामंत्री काल के अनुभवों को शेयर किया और बताया कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है और उसे मजबूत करना है। बीजेपी के नए पदाधिकारी के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया कि पार्टी के नए पदाधिकारी से संवाद काफी ज्यादा अच्छा रहा। संगठन की बैठक नए विचार और नजरिए पर केंद्रित होती है, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को गहरा करना होता है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से बीजेपी देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। बीजेपी संगठन की मीटिंग में 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान की रूपरेखा पर चर्चा हुई। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने बताया कि पार्टी हर साल प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा आयोजित करती है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल को ध्यान में रखकर सेवा संकल्प अभियान चलाने का फैसला हुआ है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश भर की 14 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवा कार्य से जुड़े लोगों का सम्मान किया जाएगा। मकसद प्रधानमंत्री के सेवा भाव को जन भागीदारी से जोड़ना है। सेवा सेतु के जरिए मोदी सरकार में शुरू की गई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। युवाओं के लिए नेशनल इनोवेशन चैलेंज आयोजित किया जाएगा, जहां उन्हें उनके क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं के बारे में बताया जाएगा और इन समस्याओं के नए और व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए कहा जाएगा। बीजेपी की बैठक में वंदे मातरम को लेकर के प्रस्ताव पारित हुआ। राष्ट्रगीत के सिर्फ 2 ही छंद गाने के कांग्रेस के फैसले की आलोचना की गई। प्रस्ताव में कहा गया कि बीजेपी राष्ट्रगीत सांप्रदायिक दबाव, राजनीतिक तुष्टीकरण और संकीर्ण वोट बैंक की राजनीति के अधीन करने के हर प्रयास को विरोध करेगी। कांग्रेस का कोई भी प्रस्ताव संसद के बनाए कानून के ऊपर नहीं है। वंदे मातरम के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी देशव्यापी अभियान चलाएगी। राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिला स्वतंत्रता और अधिकारों की बात करते हुए मनुस्मृति को टारगेट किया और उसे महिला पिछड़ने जिम्मेदार ठहराया और राहुल गांधी ने महिलाओं की आज़ादी और समाज पर करीब 1 घंटे 16 मिनट पर बात की और मनुस्मृति का जिक्र करते हुए महिलाओं को पिता, पति और बच्चों की संपत्ति मानने वाली सोच को शर्मनाक बताया। राहुल ने कहा कि देश की ताकत नारी शक्ति है, महिलाओं की पहचान उनकी खुद है, उन्हें किसी भी रिश्ते की जरूरत नहीं है, महिलाएं अपने आप में बेहद खास हैं। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने 5 लड़कियों से बात की। राहुल ने लड़कियों को मंच पर बुलाया और कहा कि वो डरे नहीं, अपनी आवाज बुलंद करें और अपने लिए लड़ें। इसी दौरान एक छात्रा ने कहा कि अगर वो 1 महीने के लिए हॉस्टल से बाहर रहती है तो उनसे प्रेगनेंसी टेस्ट चेक कराने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। राहुल गांधी के कार्यक्रम में भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी मंच पर आई और अपनी कुछ कविताएं सुनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल पूछने के लिए उन्हें 5 साल से गाली पड़ रही है, लेकिन वो सुधरी नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर बड़ा अटैक किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम सिर्फ एक इवेंट है, उनकी पोल खुल गई है। राहुल पैसे देकर भीड़ बुला रहे हैं। ये छात्रों की गूंज नहीं बल्कि राहुल गांधी की रीलॉन्च है। राजस्थान में जयपुर के सरकारी स्कूल के निरीक्षण के दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने प्रशासन को 48 घंटे में हमलावर के खिलाफ एक्शन का अल्टीमेटम दिया और कहा था कि रविवार तक कार्रवाई नहीं हुई और स्कूल को सुधारने का काम शुरू नहीं हुआ तो वो खुद जयपुर आकर के स्कूल के सामने धरना देंगे। सीजेपी ने आज शहीद स्थल पर धरने का कार्यक्रम रखा, जिसे पुलिस ने अभी तक इजाजत नहीं दी है। जयपुर में सीजेपी और गांव वालों के बीच हुए विवाद के 24 घंटे बाद स्कूल को 50 मीटर दूर बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। बता दें कि शुक्रवार को स्कूल निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों और सीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई थी, जिसके बाद सीजेपी ने बीजेपी के गुंडों पर मारपीट का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले में दोनों ओर से एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
छत्तीसगढ़ के रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बीएसएससी एग्रीकल्चर परीक्षा के पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। दुर्ग की भारती कॉलेज के एक प्रोफेसर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने एंडोस्कोपिक कैमरे का इस्तेमाल कर पेपर लीक किया था। जांच में सामने आया कि 20 अगस्त को हुई परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर 12,000 रुपए में 5 छात्रों को बेचा गया, जबकि 7 अगस्त को हुई परीक्षा का प्रश्न पत्र भी प्रोफेसर ने कथित तौर पर छात्रों को 11,000 रुपए में बेचा था। आईजीकेबी पेपर लीक का मास्टरमाइंड प्रोफेसर को बताया जा रहा है। बिहार के नालंदा में गौतम नर्सिंग कॉलेज में छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी और 90% छात्रों के फेल होने से नाराज स्टूडेंट्स ने कॉलेज कैंपस में जमकर तोड़फोड़ की, तांडव मचाया। भड़के छात्रों ने कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ की और पास के अस्पताल के बाहर भी जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे, छात्रों को शांत कराया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार आरक्षण को खत्म करने की गहरी साजिश रच रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तथाकथित आरक्षण सुधार के नाम पर इसके मूल स्वरूप से खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि आरक्षण पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए का संवैधानिक अधिकार है। अखिलेश यादव ने 2 टूक शब्दों में कहा कि पीडीए के हक की ये लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जाएगी और आरक्षण हमेशा से था, है और आगे भी रहेगा। मुंबई के भुलेश्वर इलाके में बीती रात गणपति आगमन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग जख्मी हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि भुलेश्वर राजा के करीब 22 फीट ऊंचे प्रतिमा का भाई खला से भुलेश्वर लाया जा रहा था और तभी प्रतिमा का बैलेंस बिगड़ गया और वो गाड़ी से नीचे गिर गए। यह हादसा पंडाल से 50 से 60 मीटर पहले हुआ। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद मूर्ति को लाने वाली गाड़ी को पीछे हटाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात के कच्छ में कबाड़ से भरे टेम्पो में ब्लास्ट से 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। कबाड़ लेकर के टेम्पो को खाली कराने के दौरान धमाका हो गया, जिससे कबाड़ निकाल रहे दोनों लोगों की मौत हो गई। साथ ही पास में खड़े 2 बच्चे भी घायल हो गए, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक दोनों भाई थे, जो कि आसपास के इलाकों में कबाड़ का काम करते थे। पुलिस के मुताबिक मौके पर फॉरेंसिक टीम और बम स्क्वाड को भी बुलाया गया, जिसके जरिए धमाके की जांच की जाएगी। दिल्ली के निहाल विहार में विनय नाम के एक शख्स को उसकी पत्नी के भाइयों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। 31 साल के विनय का शुक्रवार को बच्चे को दवाई लगाने को लेकर के अपनी ही पत्नी रेखा के साथ झगड़ा हो गया था। बात बढ़ी तो रेखा बुध विहार में अपने मायके से अपने 2 भाई, 1 भाभी, पिता और चाचा सहित 6 लोगों को लेकर के आ गई और फिर बातचीत के दौरान रेखा के भाइयों ने विनय की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने फिलहाल रेखा और उसके 2 भाइयों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मंगोलपुरी में भीषण सड़क हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। सड़क पर ई रिक्शा और टेम्पो की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने टेम्पो को अपने कब्जे में ले लिया। ड्राइवर की मौत के बाद उसके परिवार वाले थाने पहुंच गए। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। बिहार के पटना से सटे मनेर थाने के गेट पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने गेट पर फायरिंग कर पुलिस की चुनौती दी। फायरिंग के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए दानापुर की तरफ फरार हुए। फायरिंग के बाद से पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से देसी तमंचा, जिंदा कारतूस सहित बाइक बरामद कर ली। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में निर्माण के दौरान स्लैब गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। हादसे के गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है कि सपोर्ट में लगी लकड़ी टूटने से पूरा का पूरा स्लैब नीचे गिर गया। हादसे के दौरान दोनों शख्स छत के नीचे सपोर्ट ठीक कर रहे हैं और इसी दौरान कंक्रीट का पूरा मलबा नीचे गिर गया, जिसके नीचे दोनों शख्स दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसों को लेकर के लोगों से पूछताछ की है। भोपाल के जांगरीबाग में थाना प्रभारी रंजन सिंह और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के बीच सार्वजनिक तौर पर झड़प का वीडियो सामने आया। चंद्रशेखर सिंह ने थाना प्रभारी राजन सिंह पर मध्य विधायक आरिफ मसूद के दबाव में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। आरोप सुनकर भड़के थाना प्रभारी ने फालतू बात नहीं करने के लिए कहा, जिस पर चंद्रशेखर तिवारी ने आवाज नीची रखने और अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलने की धमकी देते नजर आए। चंद्रशेखर तिवारी ने एसीपी के सामने थाना प्रभारी राजन सिंह को धमकी दी। यूपी के प्रतापगढ़ में पानी में डूबने से चाचा भतीजे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिले के रानीगंज में नाले में दोनों मछली पकड़ने गए थे। नाले में पानी के तेज बहाव में भतीजे का पैर फिसला। डूबते हुए भतीजे को बचाने चाचा भी पानी में तेज बहाव में बह गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय गोताखोरों ने गांव के लोगों ने चाचा का शव बरामद कर लिया। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम भतीजे के शव को बरामद करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है।
यूपी के हापुड़ में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से गढ़मुक्तेश्वर के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। नदी के आसपास के गांव में पानी भरने से ट्रैफिक बाधित हो गया। सड़क पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं और इस दौरान बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी जा रही है। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की भी व्यवस्था की गई है। पश्चिमी स्पेन के जंगलों में लगी आग का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। सेगोर्बे शहर के पास गुरुवार को आसमानी बिजली गिरने से लगी आग तेज हवा की वजह से शुक्रवार को कई इलाकों में फैल गई। अब रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच गई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक आग की वजह से पास के गोटावा कस्बे के करीब 1000 लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, जिन्हें प्रशासन ने सुरक्षित शेल्टर में शिफ्ट कर दिया है। फायर फाइटर्स और इमरजेंसी सर्विस की टीम जंगल की आग पर काबू पाने में जुटी हुई है, लेकिन हवा के बदलते रुख की वजह से आग जंगल के अलग अलग हिस्सों में फैल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की होम टाउन क्रीवी रिहिया में रूसी ड्रोन अटैक में मरने वालों की संख्या 16 तक पहुंच गई है। शॉपिंग सेंटर पर हुए ड्रोन अटैक में अब तक 23 बच्चे सहित 130 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने शॉपिंग सेंटर में डबल टैप स्ट्राइक किया। पहले ड्रोन अटैक में शॉपिंग सेंटर में आग लगी, जबकि दूसरा ड्रोन तब हुआ जब रेस्क्यू टीम राहत और बचाव का काम कर रही थी, जिसकी वजह से कई राहत कर्मियों की भी मौत हो गई। चीन की स्मार्टफोन कंपनी ऑनर के ह्यूमनॉइड रोबो लाइटनिंग के शनिवार को 100 मीटर दौड़ में उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लाइटनिंग रोबो ने ये दूरी 9.32 सेकंड में पूरी की, जबकि बोल्ट का रिकॉर्ड 9.58 सेकंड का है। उसे बोल्ट का ये रिकॉर्ड पिछले 17 साल से कायम है और कोई भी इंसान इसे नहीं तोड़ पाया। लाइटनिंग ने बीजिंग में चल रहे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स के ओपनिंग के दौरान शनिवार को 14.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार के दौड़ते हुए 9.32 सेकंड की 100 मीटर की दूरी तय की। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से कोलंबो में खेला जाएगा। सुबह 10 बजे से स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर शुरू होगा मैच। 2 मैचेस की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। दूसरा टेस्ट मैच जीतकर टीम इंडिया सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी, तो दूसरी ओर श्रीलंका की टीम हर हाल में मैच जीतकर सीरीज बराबर करना चाहेगी। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को 15 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल मिला। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंदा को मिला पदक। सेमीफाइनल में चीन की वर्ल्ड की नंबर 1 जोड़ी 18-21, 21-13, 21-60 से हरा दिया। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम अपने नाम कर लिया था, लेकिन चीन की जोड़ी ने बाकी 2 गेम जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इससे पहले भारत को 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने ब्रॉन्ज दिलाया था। दिग्गज शटलर और भारत के चीफ कोच पुलेला गोपीचंद ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बेटी गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर शुभकामनाएं दी हैं। पुलेला गोपीचंद ने कहा कि मैं लड़कियों के प्रदर्शन से खुश हूं। उन्होंने अपने विरोधी के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ी। कुछ मुकाबले बहुत मुश्किल होते हैं, लड़कियों ने जिस तरह से मैच खेला मैं बहुत खुश हूं। इस तरह के पदक और अनुभव खिलाड़ी और देश के लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। नीदरलैंड में हो रहे हॉकी वर्ल्ड कप में मेजबान टीम ने भारत की टीम को 3-1 से हरा दिया। हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो गए। भारत को अब अपने अलग मुकाबले में अर्जेंटीना को 6 गोल के अंतर से हराना होगा और साथ ही इंग्लैंड का अगला दोनों मुकाबले में हारना होगा। 1973 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी नीदरलैंड की टीम ने भारत को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया था।